बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वाड्रुपोल मूवमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस। इससे प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने पैरिटी इन वेव फंक्शन देखा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में सीखा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में सीखा। अभी हम क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्वाड्रुपोल मूवमेंट एंड व्हाट इज़ द पर्पसेस ऑफ दिस फैक्टर। तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अंदर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी बेसिस के ऊपर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके अलावा चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस अवेलेबल हैं उनके बारे में भी किसी हद तक हम सीखते हैं। तो ये एक सीक्वेंस भी है। क्वाड्रुपोल मूवमेंट एक सीक्वेंस भी है। वी कैन अंडरस्टैंड इट। अ क्वाड्रुपोल मूवमेंट इज अ वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ द थिंग्स। ये चीज़ों की कन्फिग्रेशन के बारे में हमें बताता है। ये कब बताता है? जब चीज़ें अपनी आइडियल फॉर्म में हों। वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, करंट हो सकता है, ग्रेविटेशनल मैस हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आइडियल कंडीशंस की, आइडियल फॉर्म की बात करते हैं, तो उस वक्त हम ये सीखते हैं कि ये बेसिकली एक पार्ट है मल्टीपोल एक्सपेंशंस का। अब मल्टीपोल एक्सपेंशन जो हैं ये बहुत सारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्ट होता है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब हमारे पास आते हैं तो उनकी कम्प्लेक्सिटी के जो ऑर्डर हैं ये उनका एक पार्ट है। दोबारा सुने कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल मैस वगैरह कोई भी चीज़ इस तरह की आ सकती है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके ये सीक्वेंस को ज़ाहिर करती है। इनकी जो कन्फिग्रेशन है इन चीज़ों की, उनके ये सीक्वेंस को भी बयान करने के लिए काफ़ी हद तक इसका अमल दखल है। लेकिन जब हम आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं तो उस वक्त हमें अपने जहन में ये रख देना चाहिए कि ये मल्टीपल हमारे पास मल्टीपोल एक्सपेंशंस हैं जिनका एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी ये हमें बयान करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स हैं नेट चार्ज की, डाइपोल मूवमेंट की और क्वाड्रुपोल मूवमेंट की। और इसके अलावा हम इसमें हायर ऑर्डर मूवमेंट की बात भी करते हैं। इसमें हम जिक्र करेंगे मोनोपोल का, डाइपोल का भी हल्का सा टच करेंगे, और इसके अलावा क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो कि हमारा बेसिक फैक्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी मुख्तलिफ फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये एलिप्टिकल है या फिर स्फीयर है। इन चीज़ का के बारे में सीखेंगे। लेकिन जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करेंगे तो बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल जैसा हमने उनकी स्पिन के बारे में देखा है कि वो पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव में ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जब अपनी ग्राउंड स्टेट में हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में नहीं जाता। लेकिन डिपार्चर ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्री से कहाँ पे चला जाता है? वो क्वाड्रुपोल मूवमेंट में चला जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी सीखना चाहें तो एक्सपेरिमेंटली भी हमने ये बात की कर सकते हैं कि हर न्यूक्लियस जो कि फाइनाइट क्वाड्रुपोल मूवमेंट रखता है, इसका मतलब यही है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ एलिप्टिकल। स्फीयर की बजाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिप्टिकल हो सकती है, यानी कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो स्फीयर की फॉर्म में हम नहीं कह सकते बल्कि ये एलिप्टिकल होता है। किस बेस के ऊपर? ये क्वाड्रुपोल मूवमेंट जब हमारे पास फाइनाइट फॉर्म में हो, और इसका मतलब फिर यही है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अंदर वो एलिप्टिकल फॉर्म में हो सकती है। सो द परफेक्ट स्फेरिकल न्यूक्लियस हैज़ ज़ीरो क्वाड्रुपोल मूवमेंट। ज़ाहिर है हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट है वो फाइनाइट है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव है। और अगर हम कहें कि जो हमारे पास
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस, अगर तो एलिप्टिकल है तो फिर वो स्फेरिकल नहीं होगी, स्फेरिकल होने की बजाय वो एलिप्टिकल हो जाएगी। तो एक परफेक्ट स्फेरिकल न्यूक्लियस फिर वो ज़ीरो क्वाड्रोपोल मोमेंट रखता होगा। इसके अलावा हम इसको स्पिन की फॉर्म में देखते हैं कि द न्यूक्लियस हैव स्पिन नंबर ग्रेटर देन 1/2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रोपोलर न्यूक्लियस। अगर स्पिन जो है 1/2 स्पिन 1/2 से ज़्यादा हो तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्वाड्रोपोल न्यूक्लियस का नाम देंगे। अब क्वाड्रोपोल न्यूक्लियस जो है हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखता है और इसी तरह जो इसकी एनर्जी होगी वो स्प्लिट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अब प्रीवियस आर्टिकल जो कि हमारा था न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें हमने ये देखा था कि वो रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन निकालने के लिए भी यूज़ होता है और इसके अलावा जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म्स थी उनको हम यूज़ करते हैं क्वाड्रुपल मोमेंट निकालने के लिए भी। अब जिस तरह हमने प्रीवियस ये बात की है कि ऐसे न्यूक्लियस जिनकी जो हमारे पास स्पिन है वो 1/2 से ग्रेटर हो, तो जब 1/2 से ग्रेटर होगी तो ऐसे न्यूक्लियस को हम नाम देंगे क्वाड्रोपोलर न्यूक्लियस का। तो अब देखें कि ऐसे न्यूक्लियस जिनकी स्पिन या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, मिसाल के तौर पर वो नाइट्रोजन 714 हो सकता है, ऑक्सीजन 817 हो सकता है, क्लोरीन 1735 हो सकता है या Cu2963 हो सकता है। अब देखें ये भी क्वाड्रुपल मूवमेंट रखते हैं और चूँकि ये हमारे पास, तो हम इनकी जो एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की मदद से निकाल सकते हैं। अब जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है ये बेसिकली हमें फ्लैटनेस और ऑब्लेटनेस की जो फिगर्स हमारे पास बन रही एलिप्टिकल, अगर वो होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, तो इस तरह इनके हम नाम देते हैं आपस में एक दूसरे को, फ्लैटनेस और ऑब्लेटनेस। तो इनके बारे में भी हमें ये बयान करता है। अब हम इसका मैथमेटिकल वर्क देखते हैं। तो मैथमेटिकल वर्क में हमने ये सबसे पहले सीखा है कि हमारे पास एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है विच इज़ एक्स वाई एंड दिस इज़ जी। अब इसी फिगर को हम बेस बनाते हुए आगे इसका मैथमेटिकल वर्क निकालते हैं। अब यहाँ पर देखें दैट इज़ एक्स। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया आर। अब ये सेंटर है, सेंटर ओ से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर आ जाएगा। इसी तरह सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल आर का नाम दे दिया। अब पॉइंट ए और बी दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर नॉट आ जाएगा। अब ये पी पॉइंट जो है ये हमने न्यूक्लियस की बाउंड्री के अंदर पॉइंट लिया है जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसके अलावा इसकी हमने बात कर ली कि ये हमारे पास डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर पी तक है आर नॉट, और ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो आर है स्मॉल आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है सेंटर ओ से पॉइंट पी जो कि हमने चार्जेस के लिए लिया है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, वो हमारे पास आर आ जाएगा। अब ज़ाहिर है हमने ये वाला जो पॉइंट पी लिया है ये जी एक्सेस के ऊपर है और जो जी एक्सेस है ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस है और इसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिया है और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉइंट ए और पी के दरमियान में जो डिस्टेंस हमने रखा है वो आर नॉट रखती। अब देखें कि ये हमारे पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर नॉट। आर नॉट ये क्वांटिटी है, इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है इस पॉइंट के ऊपर जिसको हमने पॉजिटिवली रखा हुआ है। अब करना क्या है कि हमने ये वाली ट्राइंगल यूज़ करनी है, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यूज़ करते हुए इसके ऊपर हमने लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करना है और लॉ ऑफ कोसाइंस के थ्रू हमने ये आर नॉट की वैल्यू निकाल लेनी। अब देखें ये वाले फैक्टर तो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, ये इतने फैक्टर, अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम बाकी सारे परमिटिविटी कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है इस पॉइंट के ऊपर जिसको हमने पॉजिटिवली रखा हुआ है। अब करना क्या है कि हमने ये वाली ट्राइंगल यूज़ करनी है, ये वाली ट्राइंगल,
ये ट्राइंगल यूज़ करते हुए इसके ऊपर हमने लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करना है और लॉ ऑफ कोसाइंस के थ्रू हमने ये आर नॉट की वैल्यू निकाल लेनी। अब देखें ये वाले फैक्टर तो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, ये इतने फैक्टर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम बाकी सारे का सारा मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म करेंगे। जिस तरह हमने फिगर देखी थी उसमें हमने कुछ इस तरह की ट्राइंगल ड्रा की है। इसके अलावा यहाँ पर एक हल्का सा एलिप्टिकल सा पाथ भी बना हुआ है। तो हमारा कंसर्न इन फिगर से है, ये वाली एक फिगर। अब देखें इसी को मैंने ट्राइंगल की फॉर्म में यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब देखें यहाँ पर ओ से डिस्टेंस ए तक आर है, इस सेंटर से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कैपिटल आर है, और पॉइंट ए का पी तक जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है। अब हमने आर नॉट की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने लिख ली है, विच इज़ इक्वल टू वी ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर नॉट। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको हमने लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने आर नॉट की वैल्यू निकालनी है इस फैक्टर की, तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई हो जाएगा। तो आर नॉट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर एंड -2r कैपिटल आर कॉज ऑफ थीटा। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि यहाँ पर जो स्क्वायर है वो साइन ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो फैक्टर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमने एक तो स्क्वायर रूट लिया है और एक हमने यहाँ पर आर भी कॉमन लिया है। तो जब आर हमने कॉमन ले लिया तो ये फैक्टर आ गया 1 - 2r ओवर आर कॉज ऑफ थीटा प्लस ये वाला फैक्टर आर स्क्वायर ओवर आर का कैपिटल आर का स्क्वायर। अब क्या किया कि इस स्क्वायर रूट के साइन को हमने ख़त्म करके इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। जब पावर में कन्वर्ट किया और उसके साथ ही इसका हमने रेसिप्रोकल भी ले लिया। जब रेसिप्रोकल लिया तो यही वाली टर्म जो है ये माइनस में कन्वर्ट होगी, यानी कि इसकी पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमने एक्सपेंशन फार्मूला अप्लाई किया है। तो एक्सपेंशन के फार्मूले यानी कि इसको हमने एक्सपेंड करने के लिए 1 + x रेज़ पर n, और इसको जो एक्सपेंड करेंगे 1 + nx ऑफ 1 का फैक्टोरियल n, दिस इज़ n, ये n आ जाएगा फैक्टर, और जो हमारे पास x आएगा वो ये वाला फैक्टर हो जाएगा। तो आगे हम इसकी आगे फर्दर देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसी फार्मूले को हमने बेस बनाया, 1/r0 लिखा, यही फैक्टर सेम टू सेम। अब ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, 1/r एज इट इज़ आ गया, इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये यानी कि ये वाला फार्मूले वाला n यहाँ पे आ गया। अब पहले क्या है, n आ रहा है यानी कि पावर आ रही है, तो पावर लिखी। अब पावर के साथ ही nx है, यानी कि सॉरी पावर n आ गया और साथ ही x है। तो x की हमारे पास वैल्यू ये वाली बन रही थी, तो x की वैल्यू हमने सिंपल उसी तरह ही पुट कर दी। अब इसके बाद क्या है, पहले n है तो n की वैल्यू हमने लिख दी। अब n में से एक चीज़ एक फैक्टर माइनस हो रहा है, ये n आ गया, और यहाँ से एक फैक्टर जो माइनस हो रहा है वो 1 है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास है -2r ओवर r कॉज ऑफ थीटा, तो ये आ गया कॉज ऑफ थीटा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाली टर्म जो है आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर वो हमने लिख दी, और यहाँ पर x का स्क्वायर आ रहा है वो भी साथ हमने लिख दिया। अब नीचे 2 का फैक्टोरियल और वो हमने ये प्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको 3 की पावर में लिखते हैं। 3 की पावर में सबसे पहले n आएगा, n में से एक फैक्टर माइनस किया, फिर टू टर्म्स माइनस की, और उसके बाद इसी टर्म जो कि x वाली टर्म है इसका हमने क्यूब ले लेना है। तो ये वाली जो टर्म है ये तो बहुत ही लेस टर्म आ जाएगी, बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, इसको हमने यहीं पे इग्नोर कर देना, आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना। तो इन दोनों टर्म्स को, एक इस टर्म को इस टर्म को हमने सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, -1/2 एज इट इज़ आ गया, ये वाली टर्म इससे माइनस हो, यानी कि -1/2 को आगे ब्रैकेट में हमने अप्लाई कर दिया, तो ये -1/2 आ गया। ये वाला भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, -1/2 r स्क्वायर ओवर r कैपिटल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमारी ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं, ये -1/2 एज इट इज़ आ गया, ये वाला
ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ये वाली टर्म -1/2 -1 ये बन गया -3/2। अब इसी टर्म को आगे हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि इसका स्क्वायर था ये वाला, इस पूरी टर्म का स्क्वायर था, तो इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बन रही है 4r का स्क्वायर ओवर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली वाली टर्म जो है ये प्लस में आ जाएगी। इसके अलावा r का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया। आगे हमने क्या किया है कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अब आगे हमने इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, तो ये 1 + r/r का स्क्वायर आ गया -r² / 2r आ गया। ये 2r जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये वाली टर्म, ये 2 यहाँ पे आके इसके साथ ला जाएगा, प्लस 3/4 हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर आगे वाली टर्म जो है वो सिंपल उसी तरह ही आ जाएगी और नीचे 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये वाला जो हमारे पास इसका फैक्टोरियल सेम टू सेम आ जाएगा, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी 1/r1 प्लस, इसको हमने सिंपल करके लिख दिया। ये वाली टर्म उसी तरह आ गई, फिर ये वाली टर्म आ गई -3/4, ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, ये 3/4 बन गया, और ये वाला फैक्टर जो है ये एज इट इज़, ये वाला फैक्टर भी एज इट इज़, और ये वाला फैक्टर इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 2 बार 4 4 आ गया, r का स्क्वायर ओवर 2 एंड 1 3 2 एंड 1 3 और कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि ये वाली टर्म सारी की सारी हमने कैंसिल आउट कर दी, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये लास्ट वाली इक्वेशन जो कि हमने निकाली थी वो हमने लिख ली है, ये 1/r आ गया, और इसी तरह ये फर्स्ट टर्म आ गई उसी तरह जिस तरह हमने पहले लिखी थी, और -3/4 आ जाएगा, 4r² r कॉज ऑफ थीटा आ गया, ये उसी तरह आ गया। अब क्या किया कि ये वाला 3/4 जो है इसको हमने आगे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 2 का जो फैक्टोरियल है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये 2 का फैक्टोरियल और ये दोनों 4 × 2 हो जाएंगे, यानी कि इस 4 के फैक्टोरियल को हमने कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे हमने इस पूरे फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/4 × 2 आ गया, 4r² r आ जाएगा, ये कॉज ऑफ थीटा यानी कि ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह 4 × 2 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी तरह ये 3/4 × 2 के साथ ये लास्ट वाली टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से 4/4 4 और 4 दोनों कैंसिल, ये 4 एज इट इज़ रह गया, ये वाला 4 भी इसके साथ हमने कैंसिल कर दिया गया। अब इसको आगे हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया, तो 3r² / 2r का स्क्वायर आ गया, कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगी टर्म एज इट इज़ आ गई 3r⁴/r4/8, और ये वाली टर्म भी उसी तरह ही आ जाएगी 3r³ / 2r³, क्योंकि यहाँ से 4 कैंसिल हो गया और कॉस थीटा एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। अब देखें कि हमने क्या किया कि हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमने सेपरेट कर ली हैं। ये वाली चीज़ 1 एज इट इज़ आ गया, r/r एज इट इज़ आ गया, r² / 2r का स्क्वायर ये भी एज इट इज़ आ गया। अब इन तीनों में से एक टर्म हमने जस्ट लेनी है, और वो हमने ले ली है स्क्वायर वाली, ये फर्स्ट ही टर्म ली है, बाकी टर्म्स हमने सारी की सारी इग्नोर कर दी, क्योंकि ये हमें इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हमने इनको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर 1 उसी तरह आ गया, r कॉज ऑफ थीटा, और साथ -r² / 2r ये वाली टर्म आ गई, प्लस ये वाली टर्म आ गई, ये हमने चीज़ें इग्नोर कर दी। अब यहाँ पर ये सेपरेट रह जाएगी, और इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, इसको और इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों स्मॉल r² / r² वाली टर्म्स थी। इनमें से हमने r² / कैपिटल R का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जब हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास 1/r0 इक्वल टू 1/1 प्लस r/r कॉज ऑफ थीटा प्लस r² / r का स्क्वायर
और ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पुट कर दिया, यानी कि ये देखें ये हमारे पास आर नॉट की वैल्यू थी, तो ये आर नॉट की वैल्यू जो कि रेसिप्रोकल में है तो इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो इस फार्मूले की शक्ल को कुछ हम इस तरह बना लेते हैं कि v इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये q एज इट इज़ रहने देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू ये सारी की सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या किया है कि आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट के अंदर, तो आर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ जाएगी। अब इस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर कॉस थीटा और क्यू आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब इसी में से ये फर्स्ट टर्म मोनोपोल के लिए, ये डाइपोल के लिए और ये फिर क्वाड्रोपोल के लिए है। तो आगे हमने ये वाली लास्ट वाली टर्म यूज़ करके मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ निकालनी है। अब देखें यहाँ तक हमने सॉल्व किया, ये सारी टर्म्स हमने कैंसिल कर दी, ये टर्म भी कैंसिल कर दी, इसके अलावा ये वाली टर्म भी कैंसिल कर दी, और जो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं वो ये वाली टर्म बच गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको v की वैल्यू में जो 1 ओवर आर नॉट की वैल्यू आई थी उसको हमने v में पुट कर दिया, तो ये हमारी टर्म हमारे पास आ गई। बाकी सारी टर्म्स को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखें जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको मैंने कहा कि ये मोनोपोल मूवमेंट के लिए है, इसी तरह जो सेकंड टर्म है ये फिर डाइपोल मूवमेंट के लिए, इसी तरह जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास आ रही है क्वाड्रोपोल मूवमेंट के लिए, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, ये उसके साथ आ रहे हैं, कोएफिशिएंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ये असल है ये क्वाड्रोपोल मूवमेंट है। आगे हमने इसी को यूज़ करना, ये वाली टर्म को यूज़ करना है। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी क्यू ओवर क्यू आर का स्क्वायर इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे फिगर को यूज़ करते हुए, तो फिगर को यूज़ करते हुए z ओवर आर, ये हम फिगर में से टर्म्स आ जाएंगी, -1 उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे क्या किया कि इसका हमने एलसीएम ले लिया। जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया कि इस आर को इस आर के साथ कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर को, और बाकी जो टर्म बच जाएगी वो 3z स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म हमारे पास आ गई क्वाड्रोपोल मूवमेंट के लिए, द क्वाड्रोपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन जी डायरेक्शन। तो जी डायरेक्शन के लिए टर्म आ गई। आगे हम इसके मोशंस निकालते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आ जाएंगी, एक तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की और इसके अलावा हम स्पिन एक्सिस की बात करेंगे। अब अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज और स्पिन एक्सिस दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि द न्यूक्लियर चार्ज इज़ एलोगेटेड इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्सिस। अगर स्पिन एक्सिस की डायरेक्शन और इन दोनों की डायरेक्शन हो तो फिर क्वाड्रोपोल मोमेंट विल बी पॉजिटिव, और अगर ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में ना हो, एक दूसरे की फ्लैट डायरेक्शन में हो, तो फिर उस वक्त हमारे पास क्वाड्रोपोल मोमेंट जो है ये नेगेटिव होगी। अब एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ें प्रूव्ड हैं कि एटॉमिक नंबर हैविंग 2, 8 एंड 20, 50 और 82 वाले जो हैं ये स्फेरिकल शेप रखते हैं। इनके अलावा जो हैं वो एलिप्टिकल शेप रखते हैं या फिर वो ओब्लेट एलिप्टिकल न्यूक्लियस रखते हैं। और अब इसकी हम स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रूव करते हैं कि स्फेरिकल न्यूक्लियस किस तरह। अब अगर तो कोई शेप स्फेरिकल है, यानी कि अगर ये एक स्फेयर है, अब इसका तीनों तरफ डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि आर स्क्वायर अगर ये रेडियस है तो अगर हम इसको ही एक्स वाई जी प्रेजेंट कर लें तो तीनों तरफ ये एक्स वाई और जी, ज़ाहिर है रेडियस अगर स्फेयर की फॉर्म में हो तो तीनों तरफ बराबर होता है, तो इसको हमने आर स्क्वायर के इक्वल कह दिया। तो अब ज़ाहिर है इक्वल है तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और इसको हमने जी के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमने जी एक्सिस ही लिया है स्पिन के लिए, तो ये 3z आ जाएगा। एक्स की जगह पे भी जी पुट कर दिया, वाई की जगह पे भी जी पुट कर दिया और z एज इट इज़ जी ही रहेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3z का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये 3z स्क्वायर था और यहाँ पर भी आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी वो 3z स्क्वायर आ गई। अब ये याद रखें कि ये एक सफ़ेयर शेप के लिए, तो यहाँ पे हमने इसकी सफ़ेयर की शेप पुट कर दी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट आ गई 0। तो जितने भी हमारे पास
न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 है, 8 है, 20 है, तो वो एलिप्टिकली अगर देखें तो उनका जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो न्यूक्लियस उनका स्फेरिकल शेप का आता है, क्योंकि उसके लिए क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है वो 0 आती है। तो अगर इसकी वैल्यू वेरी करती हैं, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पे 2 शेप्स हमारे पास और बन जाएंगी। उनको हम एक तो बोलेंगे प्रोलेट और दूसरी को ऑब्लेट बोलेंगे। अगर प्रोलेट है तो उसके लिए जो एलिप्टिकल शेप होगी वो वाई की डायरेक्शन में होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वाई के साथ आ जाएगी। और अगर वो ऑब्लेट है तो वो फिर वो एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगी। अब देखते हैं वो कैसे बनती हैं। तो जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया था कि क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जब क्वाड्रुपोल मोमेंट पॉजिटिव होगी तो उस वक्त जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कंसंट्रेटेड होगी, जी एक्सिस के साथ वो कंसंट्रेट करेगी। तो उस वक्त हमारे पास जो फिगर बन रही होगी वो ऑब्लेट फिगर बन रही होगी, ऑब्लेट एलिप्टिकल, यानी कि ये जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगी। अब याद रखें कि अगर तो हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट वो ज़ीरो है तो उस वक्त जो फिगर बनेगी वो स्फेयर होगी। अगर पॉजिटिव है तो वो ऑब्लेट वो प्रोलेट बनेगी, ये वाली फिगर बनेगी, सॉरी ये प्रोलेट फिगर बनेगी जब हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव आएगी तो प्रोलेट बनेगी। अगर हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है नेगेटिव आ रही है तो उस वक्त ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी, एक्स एक्सिस के साथ अपनी डायरेक्शन बनाएगी। तो ये 2 फिगर्स हमारे पास आ जाएंगी, एक पॉजिटिव के लिए आ जाएगी जो कि प्रोलेट है और नेगेटिव के लिए ऑब्लेट फिगर आ जाएगी। अब जब हमारे पास आएगी नेगेटिव क्वाड्रुपोल मूवमेंट होगा तो इसकी पंपकिन टाइप की फिगर होगी जिसको हम ऑब्लेट एलिप्टिकल न्यूक्लियस का नाम देते हैं। अगर ये पॉजिटिव क्वाड्रुपोल मूवमेंट हो उस वक्त जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जी एक्सिस के अलोंग कंसंट्रेटेड हो जाएगा और इस दौरान जो फिगर है वो हमारे पास प्रोलेट कहलाएगी। सो इट इज़ प्रोलेटेड एलिप्टिकल न्यूक्लियस होगा इस वक्त, यानी कि ये वाई एक्सिस की फॉर्म में होगा। और जब ये ऑब्लेट होगी यानी कि हमारे पास नेगेटिव क्वाड्रुपोल मूवमेंट होगी तो ये ऑब्लेट फिगर बन रही होगी। अब हमने इसके यूनिट्स निकालने, तो यूनिट्स इसके हैं कूलम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। तो कूलम जो है इसको हमने ई से प्रेजेंट कर दिया बिकॉज इट इज़ अ चार्ज आ जाएगा ई, और मीटर स्क्वायर 10⁻⁻24 सी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी टर्म को हमने बैरन का नाम देना है जिसको हम बी से भी प्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमने क्या किया है कि बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह न्यूक्लियस के अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, और इसके अलावा इसी टर्म को हम यूज़ करते हुए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को निकालते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेज हैं उनको निकालते हैं। इसके अलावा हम चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को भी निकाल सकते हैं कि किस तरह चार्ज एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमें क्वाड्रुपोल मूवमेंट के थ्रू ही मिलता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।